हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे फ़ोन मैसेज कॉल आपके आए हुए थे कि एक रियल में ट्रांसफार्मर दिखाया जाए, ठीक है। तो उसके बारे में आज हम टोटल डिस्कशन करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं आपके वो वैसे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिसको मैं बोल सकता हूँ 10,000 kVA, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 10 MVA का, ठीक है। क्योंकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग लगभग आपको MVA के अंदर मिलती है या KVA के अंदर मिलती है, ठीक है। जब क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम MVA में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके बारे में टोटल इसके आज हम पार्ट देखेंगे। ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले ना एक डेफिनेशन आती है ना, कि ट्रांसफार्मर बिना फ्रीक्वेंसी बदले जो वोल्टेज को अप और डाउन करे, यानी वोल्टेज को क्या कर रहा है, अप और डाउन। यानी दोस्तों ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज को अप और डाउन करता है। अब कई बार करंट का दे दिया जाता है तो करंट वोल्टेज के हिसाब से ही कम ज़्यादा होता है। जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो करंट क्या हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। जब करंट ज़्यादा हो जाते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाता है, गिर जाते हैं, ठीक है। तो एक इसके अंदर ऐसे बोला जाता है कि इसके अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ये रियलिटी है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आके ये डेफिनेशन भी गलत साबित हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम जब टेप चेंजर की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर एक मोटर लगी होती है, ठीक है। एक 3 फेज की छोटी सी मोटर लगी होती है, वो भी मैं आज दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन पूरे ट्रांसफार्मर को हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। जो ट्रांसफार्मर का टेप चेंजर होता है उसके अंदर, जो बड़े पावर हाउस के अंदर जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और भी बहुत सारे बड़े ट्रांसफार्मर, जब आप HVPNL में जाते हो, यानी दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के पावर हाउस, जो पावर ट्रांसफार्मर जिनको बोलते हैं, उनके बारे में जब अध्ययन करते हो तो वहां पे भी आपको जो रोटेटिंग पार्ट जो हमारा टेप चेंजर के अंदर होता है, एक 3 फेज की मोटर लगी होती है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होती है, जो वोल्टेज को अप और डाउन करता है बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। अब जब हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर कोर आती है ना। ट्रांसफार्मर के अंदर सबसे पार्ट मेन दिखाया जाता है, सबसे पहले जो दिखाया जाता है वो ट्रांसफार्मर कोर दिखाई जाती है। तो ट्रांसफार्मर कोर जो होती है ना दोस्तों, ये जो ट्रांसफार्मर टैंक आपको दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर रखी होती है ट्रांसफार्मर कोर। ट्रांसफार्मर कोर सिलिकॉन स्टील की छोटी छोटी पत्तियों को आपस में इंसुलेटेड करके बनाई जाती है, क्लियर है। तो वो ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर रखी हुई है, वो हम अभी दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उनकी मोटाई जो होती है ना, तो वो 0.35 mm से लेके 0.5 mm के लगभग होती है, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है, वो ट्रांसफार्मर के अंदर इसके टैंक के अंदर रखी जाती है। और उसके चारों तरफ जो है, अगर ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का है तो हमारी एक टाइप से 2 वाइंडिंग हो जाती है, और 3 फेज का है तो उसके अंदर 3 फेज की वाइंडिंग की जाती है। कई बार क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर कोर का क्या कार्य होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाए तो सबसे पहला ऑप्शन ये बनता है कि ये कुंडलियों को, जो वाइंडिंग है अंदर, उसको आधार प्रदान करती है, उसको क्या करती है, बेस प्रदान करती है। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है वो आता है कि चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करती है। कोर का क्या काम होता है, चुंबकीय फ्लक्स को रास्ता प्रदान करना, और कुंडलियों को एक टाइप से आधार प्रदान करती है, बेस प्रदान करती है, ठीक है। तो ये जो अंदर का पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने वाले पार्ट पे आता हूँ जो बाहरी हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको कूलिंग पाइप बोलते हैं। तो जो कूलिंग पाइप होती है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर के सबसे पहले तो दोनों तरफ लगी होती है, ठीक है। लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ ये ट्रांसफार्मर के लगी होती है। इनका काम ये होता है, जैसे जैसे हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ उठता है। कहाँ उठता है, ऊपर की तरफ। ये देखिए नीचे भी पाइप, ऊपर भी पाइपों के साथ जुड़ा हुआ है, और नीचे भी ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पाइपों के साथ ये जुड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर टैंक के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा ट्रांसफार्मर जो है, ऑयल जो है वो गर्म होता है, हीट होता है। हीट कब होता है, जब इसके ऊपर लोड बढ़ता है, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट भी हम कह सकते हैं, या हैवी लोड के साथ ट्रांसफार्मर का ऑयल भी वाइंडिंग के साथ साथ क्या होता है, गर्म होता है। जब गर्म होता है तो ये ऊपर की तरफ उठता है, और फिर ये पाइपों के थ्रू ऊपर चला जाता है। ऊपर की तरफ जाके ये इन पाइपों में आ जाता है, और इन सभी पाइपों में फिर नीचे की तरफ आता है, और जैसे ये ठंडा हो जाता है तो ये ट्रांसफार्मर टैंक के तली में चला जाता है। देखिए ये सभी के सभी पाइप है ट्रांसफार्मर टैंक के साथ जुड़ी हुई है, क्लियर है। तो इतनी बातें क्लियर होने के बाद ये हमारी कूलिंग पाइप हो जाती है। कूलिंग पाइप के बारे में जब भी कभी पूछा जाए, इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कूलिंग पाइप जो है वो कैसे ऑयल को ठंडा रखती है, क्लियर है।
अब कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो ये कूलिंग पाइप है ये ठंडा कैसे करती है। ये क्या करती है ना, तेल का एरिया बढ़ा देती है, तेल का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो बढ़ा देती है, जिसके कारण तेल ठंडा हो जाता है और वो नीचे टैंक की तरफ नीचे तली में चला जाता है। तो ये सर्कुलेशन पूरे दिन चलता रहता है ट्रांसफार्मर। ओवरऑल एफिशिएंसी के हिसाब से देखें तो ये सर्कुलेशन टोटल कंप्लीट होता रहता है। देखिए जो अगला जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो होता है हमारा कंजर्वेटर ड्रम। कंजर्वेटर ड्रम से पहले एक छोटा सा पार्ट मैं आपको बता देता हूं, जिसको हम बोलते हैं हमारा ब्रीथर। ब्रीथर ये जुड़ा हुआ है दोस्तों, इसमें 2 ब्रीथर लगे हुए हैं इस ट्रांसफार्मर के अंदर। देखिए ये दोनों के दोनों ही कंजर्वेटर के ड्रम के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं दूसरा ट्रांसफार्मर भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रांसफार्मर है, इसके साथ भी देखिए कंजर्वेटर के साथ ये हमारा ब्रीथर जो है ये लगा होता है। ब्रीथर का हम कार्य पढ़ेंगे क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर ड्रम है, ये जुड़ा कहाँ होता है। सबसे पहले ऐसे ही तो पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये हमारा मेन टैंक के साथ जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा होता है, मेन टैंक के साथ जुड़ा होता है। मेन टैंक में आने से पहले इसके साथ जुड़ी होती है बेकोल्स रिले। बेकोल्स रिले जो होती है दोस्तों वो एक गैस ऑपरेटेड डिवाइस होती है, ठीक है। उसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम कंजर्वेटर ड्रम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा ट्रांसफार्मर टैंक के साथ जुड़ा हुआ है। जब ट्रांसफार्मर के ऊपर दोस्तों लोड कम होता है ना, तो ये कंजर्वेटर टैंक का जो तेल है ये ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर चला जाता है, ठीक है। लोड में कमी होती है तो ट्रांसफार्मर का ऑयल का जो ऑयल है वो सिकुड़ता है, तो वो कम होता है, ठीक है। उसका एरिया थोड़ा सा कम होता है, तब ये इसके अंदर चला जाता है, ठीक है। और जैसे ही लोड बढ़ता है तो वैसे ये ट्रांसफार्मर का ऑयल कंजर्वेटर ड्रम के अंदर आ जाता है, क्योंकि तब ट्रांसफार्मर का ऑयल क्या होता है, फैलता है, ठीक है। लोड बढ़ता है, हीट बढ़ती है, तो ये ट्रांसफार्मर का कुछ ऑयल फैलता है। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम के अंदर ये ट्रांसफार्मर का ऑयल कम हो जाता है, कंजर्वेटर ड्रम के थ्रू ये डाला जाता है और ट्रांसफार्मर का ऑयल जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि एक तो लोड भी कम हो गया और एक हीट भी क्या होगी, जो हमारी एक टाइप से गर्मी है, हीट है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा तेल जो है ये ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर चला जाता है। और उसके बाद इसके अंदर तेल की कमी आ जाती है। तेल की कमी देखिए ऊपर एक मीटर लगा हुआ है, उस मीटर के थ्रू हमें पता चलता है, ठीक है। उस मीटर को लगभग इस कंजर्वेटर ड्रम को लगभग आधे से ज़्यादा हम भर के रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब हम किताबी भाषा पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है कि ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा होता है, जो सुरक्षित टैंक जिसको बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक वो जिसको बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, लेकिन जुड़ा ट्रांसफार्मर टैंक के साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है। और लगभग ये 1/3, ठीक है, आधे से ज़्यादा कह सकते हैं, या 1/3 खाली रहता है, ठीक है। 1/3 भाग खाली रहता है और लगभग 2/3 भाग इसका भरा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होता है, ऑयल ही होता है। ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर पार्ट है ना, इसके अंदर भी क्या होता है, ऑयल होता है। और ऑयल यानी प्योर जो ऑयल होता है ना दोस्तों, उसका कलर क्या होता है, हल्का पीला, ठीक है। पूरा पीला भी नहीं होता, लेकिन हल्का पीला होता है जब प्योर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ट्रांसफार्मर का ऑयल खराब हो जाता है तो कैसा कलर हो जाता है, तो उसका भूरा कलर हो जाता है, ठीक है। भूरा कलर और साफ है तो हमारा हल्का पीला। उसके बाद जब पूछा जाता है कि कंजर्वेटर का मेन कार्य क्या है, तो ये तेल के स्तर को बनाए रखने का, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑयल के स्तर को बनाए रखना इसका मेन काम है। ये ट्रांसफार्मर टैंक के साथ जुड़ा होता है। इसके बीच में हमारी बेकोल्स रिले लगी होती है। देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा जूम करके, हो सकता है आपको दिखाई दे जाए, ठीक है। ये वाला जो अंदर पार्ट लगा होता है ना, बीच में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है गैस ऑपरेटेड रिले, ठीक है, जो हमारे टैंक और इस ट्रांसफार्मर कंजर्वेटर ड्रम और इस टैंक के साथ जुड़ी होती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि इस पे लिखा ही हुआ है ये गैस ऑपरेटेड है, तो ये किससे ऑपरेट होती है, ये गैस से ऑपरेटेड होती है, ठीक है। तो बेकोल्स रिले के बारे में हम पढ़ें तो बेकोल्स रिले एक सर्किट ब्रेकर की तरह ट्रांसफार्मर में काम करती है। ये सर्किट को ब्रेक करती है, ठीक है। इसके अंदर क्या लगे होते हैं, 2 स्विच लगे होते हैं। एक स्विच तो हमें अलार्म देता है और एक स्विच जो है वो पूरे सर्किट को क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है। और ये मुख्य टैंक और हमारे कंजर्वेटर टैंक के साथ बीच में जुड़ी होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है ना कि बेकोल्स रिले में मरकरी से भरे 2 फ्लोट लगे होते हैं। मरकरी से भरे हुए 2 फ्लोट लगे होते हैं। एक फ्लोट दोस्तों अलार्म के साथ जुड़ा होता है और दूसरा जो फ्लोट होता है वो ट्रिपिंग कॉइल के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और जैसे ही ट्रिपिंग कॉइल के साथ अटैच होता है, यानी मरकरी जब गर्म होती है, तो ये स्विच जो होता है इसके अंदर लगा होता है, ये दोनों के दोनों ऑन हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें रिले मिलनी शुरू हो जाती है और ट्रांसफार्मर को क्या करवा देता है, ये ट्रिप करवा देता है।
अब देखिए दोस्तों, ये दो तरीकों से काम करता है, ठीक है। दो तरीकों से कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। एक तो इसका होता है अलार्म सर्किट। अलार्म सर्किट कब होता है? जब दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा हेवी लोड हो जाता है, तो उसके बाद ये काम करता है और ये सर्किट के साथ अलार्म देता है, ठीक है। अलार्म देता है, उसके बाद अगर हमने ध्यान नहीं दिया, किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर के अंदर जो फॉल्ट हुआ वो देखा नहीं, तो ये दूसरा सर्किट जो है वो ऑन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपिंग सर्किट। ट्रिपिंग सर्किट ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पे होता है। क्या होता है? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट पर। और जो हमारा दूसरा है अलार्म सर्किट है, वो सिर्फ किस पे होता है ऑपरेट? सिर्फ ओवरलोड पे ऑपरेट होता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो लगा हुआ है, ये हमारे दो प्रकार के मीटर इसके अंदर लगे होते हैं दोस्तों। जो एक तो हमारा वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है, WTI जिस पे दोस्तों लिखा हुआ है वो वाइंडिंग के साथ है। OTI जिसके ऊपर मीटर के ऊपर लिखा हुआ है वो हमारा है ऑयल के साथ, ठीक है। तो ये एक हमारा वाइंडिंग का टेम्परेचर दिखाता है और एक हमारा किसका दिखाता है? ऑयल का, ठीक है। दोनों के दोनों टेम्परेचर, जो शिफ्ट अटेंडेंट जो कार्य कर रहा है, वो दोनों के दोनों टेम्परेचर पर हावर यानी प्रत्येक घंटे नोट करके लॉग शीट के अंदर नोट करता रहता है कि इस घंटे ये था, इस घंटे ये था, ठीक है। तो ये हमारे दो प्रकार के मीटर इसके अंदर लगे होते हैं। एक हमारा ट्रांसफार्मर के ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के साथ। ये दोनों के दोनों वहां पे कनेक्ट होते हैं। उसके बाद का जो पार्ट आ जाता है दोस्तों, वो है हमारा टेप चेंजर। क्या बोलते हैं इसको? टेप चेंजर। ये अंदर से है पूरा। ये दोस्तों क्या होता है ना, जब ट्रांसफार्मर पर लोड होता है तब ट्रांसफार्मर के साथ नहीं, इसके साथ इसको टेप चेंजर को कम या ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब ट्रांसफार्मर पर लोड शून्य स्थिति में होता है, जब ट्रांसफार्मर ऑफ लोड की कंडीशन में होता है, तब टेप चेंजिंग हमेशा चेंज करनी चाहिए। ये कंडीशन होती है, ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। देखिए इस पर जो लिखी हुई है वो 1 से लेकर 17 तक जो है गिनती लिखी हुई है, यानी इतनी हम टेपिंग इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। ये सारी की सारी वाइंडिंग के जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है दोस्तों, उसके अंदर से ये टेपिंग निकाल के यहाँ पे कनेक्ट कर दी जाती है। और जैसे ही हम इसको चेंज करते हैं, ये मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जब बाहर से आते हैं तो दोस्तों ये मैनुअली चेंज कर रहे हैं। ऑटो अंदर जो इसका पैनल लगा हुआ है वहाँ पर हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये इसका हैंडल लगा हुआ है, ये वाला, ये इसका हैंडल है, ये छोटा सा दिखा रखा है, ठीक है। ये इसका पूरा सेलेक्टर स्विच दिखा रखा है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। ये हैंडल जो है वो दोस्तों हम किसके अंदर डालेंगे? तो ये दोस्तों इसके अंदर डालेंगे हम और टेप चेंजिंग कर लेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे लोकल लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिमोट, यानी लोकल और रिमोट दोनों पे ये वर्किंग कर सकता है। ये दोस्तों इसके अंदर एक छोटी सी मोटर लगी होती है, जिसको मैं 3 फेज इंडक्शन मोटर कह सकता हूँ। ये मोटर दोस्तों रोटेट होती है, ठीक है। ये पहला पार्ट आता है ट्रांसफार्मर का जो रोटेट होने वाला होता है, क्योंकि दोस्तों ये मोटर घूमेगी तभी तो टेप चेंजिंग चेंज होगी ना। तो ये HT साइड के साइड जो है हमारी टेप चेंजिंग निकली होती है और ये यहाँ आके जुड़ जाती है। जैसे जैसे हम चेंज करते हैं ट्रांसफार्मर की, उतनी ही वाइंडिंग हमारे वर्किंग सिस्टम में आ जाती है। मैं इसका अंदर का पैनल भी दिखाना आपको जरूर चाहूंगा, ठीक है। ये पूरा वर्किंग सिस्टम आपको मैं एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि ये पूरा कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये ट्रांसफार्मर के साथ जो टेप चेंजर लगा हुआ था ये उसकी है। अभी फिलहाल 6 टेपिंग चल रही है, ठीक है। ये देखिए इस पे ऊपर लिखा हुआ है टेप पोजीशन इंडिकेटर। ये इंडिकेट हमें कर रहा है, 6 टेप दिखा रहा है, ठीक है। तो इससे भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये फिलहाल जो है यहाँ पे T2 का भी है और T1 का भी है। अलग अलग पैनल की अलग अलग टेपिंग जो है हमारी होती है, ठीक है। जब ये वाला दबाते हैं तब चेंज होती है और ये वाला दबाते हैं तो कम ट्रांसफार्मर की चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा सिस्टम आपको दिखाई दे सकता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो ऊपर की तरफ पार्ट लगे होते हैं इनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। ये पोर्सलिन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? पोर्सलिन के। जो ट्रांसफार्मर टैंक और इसके बीच में इंसुलेशन बनाए रखते हैं। ट्रांसफार्मर टैंक के साथ ये नीचे की तरफ जो है ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर है और अंदर से इसके अंदर पूरी की पूरी हमारी ACR कंडक्टर जिसको बोलते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड, वो इसके अंदर दोस्तों अटैच होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि अंदर से जुड़ के ये हमारे यहाँ केबल बक्से तक आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, कौन से पार्ट के बारे में हम देखते हैं। नीचे एक ड्रेन कोक पार्ट लगा होता है, ठीक है। ये वाले जो पार्ट है इनको हम एक टाइप से ड्रेन कोक कह सकते हैं। यहाँ से हम ऑयल का सैंपल भी ले सकते हैं, ठीक है। और ऑयल का सैंपल लेके उसको हम टेस्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको KVA 10,000 लिखा हुआ है, यानी 10 MVA का दोस्तों ये सेंचुरी का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी हुई है, वो हम कभी स्पेशली वीडियो बनाएंगे ना तब इसका पूरा देखेंगे। ये हमारे ड्रेन कोक है दोस्तों, इनसे हम तेल निकाल लेते हैं सिर्फ, ठीक है। डालने के लिए दोस्तों ऊपर लगा हुआ है ड्रेन कोक, ये वाला पार्ट, और निकालने के लिए दोस्तों ये नीचे लगा हुआ है हमारा ड्रेन कोक पार्ट। इससे हम जब ट्रांसफार्मर ऑयल को टेस्ट करवाना होता है तब हम दोस्तों इसको निकालते और डालते हैं।
अब दोस्तों बात आ जाती है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की। वैसे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग तो इसके अंदर है, लेकिन ये वाली जो साइड है दोस्तों, इसको हम कहेंगे प्राइमरी साइड वाइंडिंग। इस साइड से जो आ रही है इसको हम प्राइमरी साइड वाइंडिंग कहेंगे, जो उस साइड जा रही है दोस्तों उसको हम सेकेंडरी साइड वाइंडिंग कहेंगे। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दो प्रकार की हमारी वाइंडिंग हो जाती है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है दोस्तों, जो जिसको सप्लाई के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है दोस्तों उसको सप्लाई उससे क्या ली जाती है। ठीक है, तो इसमें और भी कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जिससे हाई वोल्टेज हमें प्राप्त होती है उस वाइंडिंग को कौन सी वाइंडिंग कहते हैं, तो वो हाई वोल्टेज वाइंडिंग कह देंगे। ठीक है, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग कई बार इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो अक्सर हम गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एक बार मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया एक हिसाब से कि ये 33 kV ट्रांसफार्मर है हमारा। ठीक है, तो इसके बारे में कौन कौन से इसके पार्ट थे, वैसे मैंने बाहरी इंटरनली पार्ट नहीं बताए हैं, जो एक्सटर्नल पार्ट है उनके बारे में मैंने बताया है। जो हमारी बेकोल्स रिले जो लगी हुई थी दोस्तों, वो इंटरनल के लिए लगी हुई है। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर छोटे मोटे शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, तो वो हमें एक तो हमारा अलार्म सर्किट होता है, उसी के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बेकोल्स जो ब्रीथर लिखा हुआ है बेकोल्स रिले के साथ, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, उसका क्या होता है, जब प्योर होती है ना बेकोल्स रिले, जब शुद्ध होती है तो उसका कलर जो होता है दोस्तों वो होता है नीला, और जब ये खराब हो जाती है तो भूरे कलर की भी हो जाती है और गुलाबी कलर की भी हो जाती है। ठीक है, वैसे प्योर सिलिका जेल भी आजकल गुलाबी कलर की आने लगी है। ठीक है, तो टोटल पार्ट के बारे में लगभग मैंने आपको चीज़ें बताई है, बाहरी ट्रांसफार्मर के जितने भी पार्ट बनते हैं। ठीक है, ये हमारी एलए लगी हुई है, आपको दूर से शायद दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन जिस दिन हम ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस करेंगे उस दिन आपको टोटली वर्किंग सिस्टम, ऊपर से इसके कितने टर्मिनल है, ठीक है, और आउटर कितने हैं, और वाइंडिंग वगैरह सब कुछ, ऑयल का कलर वगैरह सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही हम कवर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।